डियर स्टूडेंट्स, जब दो आवेशित चालक को किसी चालक तार से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अर्थात जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो आवेशों का दोनों चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है और यह आवेशों का पुनर्वितरण तब तक बना रहता है जब तक दोनों पर आवेश का लेवल अर्थात विभव एक समान नहीं हो जाता। जिस तरह से पानी की अलग अलग भरी हुई दो टंकियां हैं जिनकी धारिता अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है, उन्हें यदि नीचे से जोड़ दिया जाए, दोनों पे अलग अलग लेवल पे पानी भरा हो और दोनों को नली से नीचे जोड़ दिया जाए तो पानी तब तक अधिक भरी वाली लेवल वाली टंकी से कम लेवल वाली टंकी में तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाए। उसी तरह से जब उच्च लेवल, हाई लेवल का मतलब है जिसका लेवल ज़्यादा होगा पानी का, उससे कम लेवल की ओर पानी जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उच्च विभव जिसका लेवल अधिक हो, निम्न विभव जिसका लेवल कम हो। वाटर लेवल मान जिसपे आवेश की मात्रा, धनात्मक आवेश की मात्रा अधिक है, उच्च विभव पर हो गया, जिनमें कम है निम्न विभव पर हो गया। तो जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार द्वारा एक दूसरे से संयोजित किया जाता है तो इस स्थिति में चालक से आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण होता है, दोबारा वितरण होता है और यह वितरण तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, दोनों पर आवेश का लेवल बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों की पर विभव एक समान ना हो जाए। तो विभव के एक समान होने तक उच्च विभव से निम्न विभव तक, निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता रहेगा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। जब हम किसी दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उनमें आवेश पुनर्वितरण के बाद पश्चात उपस्थित आवेश सदैव उनकी धारिताओं के अनुपात में पाया जाता है। दूसरा एक प्रश्न और बनता है कि जो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है कब तक? जब तक कि दोनों के विभव एक समान ना हो जाए। तो जब ये एक प्रकार से एक सिस्टम बन जाता है, इसकी क्षमता निश्चित हो जाती है, इसका आवेश स्थिर रहता है और दोनों को जोड़ने पर जो एक निकाय बना है दोनों के संयोजन से, उसका कॉमन विभव पहले एक का V1 रहता है, एक का V2, दोनों के अलग अलग धारिताएं, दोनों की अलग अलग विभव हैं। जब दोनों को जोड़ दिया तो इनका एक समान विभव और दोनों की क्षमताओं का मिलकर एक क्षमता बन जाएगी। तो इस तरह से दोनों चालकों पर आवेश की मात्राएं अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि इनकी लेवल सेम होगा, विभव एक समान होगा और ये आवेश जो है किसके अनुपात में होगा? उन दोनों चालकों की धारिता के अनुपात में होगा। एक प्रश्न यहाँ पर सिद्ध करना होगा हमें कि धारिता का अनुपात होता है। दूसरा, जब हम एक आवेशित चालक को दूसरे आवेशित चालक से माने किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? प्रत्येक चालक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है और जब आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तो प्रतिरोध के कारण जब धारा बहेगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तो प्रतिरोध उसके मार्ग में रुकावट डालेगा, जिसके कारण कुछ ऊर्जा आवेश के प्रवाह के कारण प्रवाहित करने में कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि हो जाती है। अर्थात संयोजन के पूर्व की कुल ऊर्जा और संयोजन के पश्चात की कुल ऊर्जा दोनों एक समान नहीं होते, बल्कि संयोजन की पूर्व की ऊर्जा, दोनों चालकों की संयोजन की पूर्व की ऊर्जा का योग सदैव संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा से सदैव अधिक होता है। अर्थात जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है
तो विभव एक समान होता है, आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, साथ ही ऊर्जा की हानि होती है, सदैव ही ऊर्जा की हानि होती है। कुछ ऊर्जा इसमें आवेश के प्रवाह के रूप में, किए गए कार्य के रूप में किसमें व्यय हो जाती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय कर दी जाती है। तो दो प्रश्न हमें यहाँ पर बनते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण पे जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, पहला प्रश्न, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश, दोनों चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। और दूसरा कि सिद्ध कीजिए कि दो चालकों को आपस में किसी चालक तार से जोड़ने पर जिनकी धारिताएं एवं विभव पृथक पृथक हों, सदैव ऊर्जा की हानि होती है, सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिता के अनुपात में होता है। ये हमारा प्रश्न है। जब दो आवेशित चालकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिता के अनुपात में होता है। माना कि अब इसके लिए हमें सिद्ध करना, तो सिद्ध कीजिए, प्रश्न भी मैंने मन से बनाया, तो सिद्ध कीजिए उनमें, यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिता के अनुपात में होता है। तो हमें दो चीजें दी हैं, हमने कहा मान लेते हैं दो आवेशित चालक ए और बी हैं, या ए और बी दो आवेशित चालक हैं। अब आवेशित चालक हैं तो उस पर आवेश भी होगा, विभव भी होगा और धारिता भी, तीनों मानना पड़ेगा। माना कि दो आवेशित चालक ए और बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 एवं C2 हैं। इन्हें Q1 एवं Q2 आवेश देने पर ए और बी को पर आवेश की मात्रा Q1 व Q2 है एवं इनके विभव क्रमशः V1 एवं V2 है। तो Q1 Q2 आवेश है और विभव V1 V2 है, अतः कुल आवेश Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। दो विलगित पृथक पृथक चालक ए और बी जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 हैं, हमने कंसीडर किया, मान लिया हमने कि दो C1 C2 धारिता के चालक ए और बी हैं जिन पर आवेश की मात्रा Q1 Q2 है और विभव V1 V2 है। तो धारिता के सूत्र से हमें क्या मिल गया, कुल आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1, चालक ए पर कुल आवेश और चालक बी पर आवेश Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2 होना चाहिए। तो ये हमारा धारिता का जो सूत्र हमने निकाला था, उससे हमने Q1 कुल आवेश कितना होना चाहिए, C1 V1 ए पर और बी पर Q2 इक्वल टू C2 V2। जब आवेशित चालक ए को किसी संयोजित, किसी पतले चालक तार से बी के जोड़ दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब किसी चालक, आवेशित चालक ए को आवेशित चालक बी से एक पतली तार द्वारा, चालक तार द्वारा संयोजित कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों आवेशित चालकों ए और बी को संयोजित करेंगे तो इसमें से आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा और इनमें से आवेश किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और ये आवेश का प्रवाह तब तक बना रहेगा जब तक कि दोनों के विभव एक समान ना हो जाए। इसका विभव V1 था, इसका विभव V2 था। अब उच्च विभव पर कौन है मैं नहीं जानता, तो जो उच्च विभव पर होगा उससे आवेश निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा और तब तक होगा जबकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V ना हो जाए। अब ये एक इस प्रकार से दोनों चालकों ए और बी का उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। अब यदि मान लिया जाए, चूंकि प्रत्येक चालक तार की कुछ खुद की भी कुछ धारिता होती, तो हमने कहा कि मान लेते हैं संयोजक तार की धारिता नगण्य है,
संयोजक तार की धारिता नगण्य है। तो संयोजक तार की धारिता नगण्य है और चालक ए की धारिता C1 है और चालक बी की धारिता C2 है। तो दोनों चालकों को संयोजित करने पर कुल धारिता, दोनों चालक ए और बी को चालक तार से संयोजित करने पर ए एवं बी की कुल धारिता बराबर C1 प्लस C2। दोनों चालकों को आपस में संयोजित करने पर दोनों चालकों की कुल धारिता क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। अब प्रश्न उठता है कि दोनों पर कुल आवेश क्या होगा? यदि दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखे हों, माने दोनों चालक जो तार से संयोजित किए गए हैं एक दूसरे से इतनी अधिक दूरी पर रखे हों कि उनमें प्रेरण के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित ना हो। स्वप्रेरण माने अन्योन प्रेरण के कारण एक दूसरे पर कोई बल आरोपित ना करते हों, तो ऐसी स्थिति में आवेश प्रवाहित नहीं होंगे, माने आवेश प्रभावित नहीं होंगे। तब दोनों चालकों को संयोजित करने पर इनका कुल आवेश किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। धारिता, क्योंकि चालक तार की धारिता हमने नगण्य मान ली, तो धारिता कुल ए व बी की कुल धारिता संयोजित करने पे कुल धारिता हो गई C1 प्लस C2। और हमने कहा कि दोनों चालक पर्याप्त दूरी पर हैं, अर्थात ये एक दूसरे पर प्रेरण के कारण किसी भी प्रकार का कोई बल आरोपित नहीं करते। ऐसी स्थिति में दोनों चालकों पर कुल आवेश का परिमाण दोनों पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर, मान पहले Q1 था और दूसरे पे Q था, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से इस निकाय में कुल आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 हो जाएगी। अब इनका विभव क्या हो गया? आवेश पुनर्वितरण के कारण दोनों के विभव V1 V2 ना होकर V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो गया है। ए का विभव भी V है और बी का विभव भी अब V हो चुका है और विभव बराबर होता है कुल आवेश बटे धारिता। तो विभव V बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। अब हम जानते हैं आवेश Q1 बराबर C1 V1 और आवेश Q2 इक्वल टू C2 V2, तो मान रख दिया हमने। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। चूंकि हम आवेशों के पुनर्वितरण के बाद हमें क्या दिखाना था? आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर उपस्थित आवेश। तो अब दोनों का विभव संयोजन के पश्चात दोनों का विभव कितना हो गया? V हो गया। यदि V विभव पर आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इस पर A पर आवेश की मात्रा Q1 डैश हो जाए और B पर आवेश की मात्रा Q2 डैश हो जाए, तो इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो गई पुनर्वितरण का? Q1 डैश और इस पर हो गई Q2 डैश। विभव कितना आपका? V है और आवेश बराबर होता है विभव गुणित धारिता। इसकी धारिता कितनी है? C1। तो Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू V। इसी तरह से Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। तो दोनों के आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो धारिता हुई Q1 डैश इक्वल टू C1 V और Q2 डैश इक्वल टू C2 V। तो जो हमने यहाँ लिख रखा है, तो दोनों को विभाजित कर दिए, Q1 डैश को Q2 डैश से विभाजित करने पर Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 V अपान C2 V। ये V से V कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? C1 अपान C2। तो Q1 प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण किसके अनुपात में हुआ? आवेशों का पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात बराबर धारिता का अनुपात। चालक ए पर आवेश का परिमाण पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश का परिमाण बटे चालक बी पर आवेश का परिमाण बराबर चालक ए की धारिता बटे चालक बी की धारिता। अर्थात संयोजन के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो पहला प्रश्न ये था अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो पृथक पृथक धारिता एवं विभव पर आवेशित चालकों को चालक तार से जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती। तो मैंने यही प्रश्न कहा था कि सदैव ऊर्जा की हानि होती। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि दो पृथक पृथक धारिता एवं विभव पर, तो धारिता भी अलग है, आवेशित चालक
माने हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो दो आवेशित चालक हैं, दोनों आवेशित चालक, प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वी हैव टू चार्ज कंडक्टर्स, हमारे पास दो आवेशित चालक हैं। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास दो आवेशित चालक हैं जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं एवं जिन पर विभव भी अलग अलग हैं, और इन पर ऊर्जा की हानि निकालना, मतलब कुल प्रारंभिक ऊर्जा जो थी संयोजन के पश्चात उस ऊर्जा में कमी आ जाती है। और ये कमी किस कारण से आती है? जब चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और प्रत्येक चालक तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण चालक में ऊर्जा के प्रवाह में, आवेशों के प्रवाह में कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। यही हमें सिद्ध करना। और इस प्रश्न की भाषा से हम फिर से मान लेते हैं कि माना कि दो C1 C2 धारिता के दो आवेशित चालक A और B है। माना कि A और B दो आवेशित चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 एवं C2 और विभव V1 एवं V2 है। प्रश्न का हमने मान लिया कि माना कि दो पृथक पृथक चालक A एवं B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 एवं C2 हैं, जिनके विभव क्रमशः V1 एवं V2 हैं। इन पर आवेश की परिमाण Q1 एवं Q2 है। सब मान दिया। इन पर आवेश का परिमाण Q1 एवं Q2 है। तब संयोजन के पूर्व चालक A और B की कुल ऊर्जा, संयोजन के पूर्व चालक A और B की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो बराबर चालक A की ऊर्जा धन चालक B की ऊर्जा। अब हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा किसी चालक या संधारित्र की कुल ऊर्जा इक्वल टू 1/2 Q इंटू V 1/2 CV²। तो अपने पास C और V है, तो आवेश बने संयोजन के पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1² प्लस चालक B की ऊर्जा 1/2 C2 V2²। यदि दोनों चालक A व B को नगण्य धारिता के वाले किसी चालक तार से जोड़ने के बाद इसका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। माना कि दोनों चालक A एवं B को एक नगण्य धारिता के पतले चालक तार से संयोजित करने पर इनका विभव उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। चूंकि हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे ही हम दोनों चालक A और B को किसी चालक तार से संयोजित करेंगे तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और यह आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव एक समान नहीं हो जाते, जब तक कि दोनों के विभव एक समान नहीं हो जाते, उभयनिष्ठ नहीं हो जाते। हमने कहा माना कि दो चालक तार से संयोजित करने पर यह उभयनिष्ठ विभव, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव V है। तो V बराबर क्या होता है? कुल आवेश। दोनों चालकों पर कुल आवेश का परिमाण कितना है? Q1 प्लस Q2। दोनों चालकों की कुल धारिता कितनी है? C1 प्लस C2। तो V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। Q1 का मान रख दिया हमने, C1 V1 प्लस Q2 का मान होगा C2 V2, माने Q1 Q2 को हम C और V के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब उभयनिष्ठ विभव हो गया, तो ऊर्जा बराबर क्या है? ऊर्जा बराबर हमें चाहिए धारिता गुणित विभव। जब दोनों चालकों को हमने जोड़ा तो संयोजित करने पर दोनों का विभव भी एक समान हो गया, लेकिन आवेश का परिमाण दोनों पर क्या है? अलग अलग होगा, लेकिन धारिताएं दोनों की स्थिर है। चालक एक ही धारिता C1 है, लेकिन विभव कितना है? चालक एक ही धारिता C1 है और विभव कितना हो गया? V1। तो चालक ए की संयोजन के पश्चात चालक ए की कुल ऊर्जा कितनी हो गई? 1/2 C1 V², 1/2 C1 V²। इसी प्रकार पुनर्वितरण के बाद V का विभव हो गया है V का विभव हो गया V, और
इसकी धारिता है C2, तो इसकी चालक B की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/C2V²। अब दोनों में V² कॉमन है तो हमें मिला U2 इज इक्वल टू 1/2C1 प्लस C2 इंटू V²। अर्थात कुल ऊर्जा U2 इक्वल टू 1/2C1 C2 इंटू V²। V की वैल्यू या V का मान रखने पर V का मान है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 एंड होल स्क्वायर V का, तो यहाँ हो गया 1/2C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ C1 प्लस C2 इज कैंसिल्ड बाय C1 प्लस C2, तो हमें प्राप्त हुआ U2 इक्वल टू 1/2C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अतः संयोजन में कुल ऊर्जा हानि बराबर प्रारंभिक ऊर्जा ऋण संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। संयोजन के पूर्व की कुल ऊर्जा U1 थी 1/2C1V1² प्लस 1/2C2V2² माइनस संयोजन के पश्चात की कुल ऊर्जा हो गई C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब एल्स इसमें से कॉमन निकाल दें या लघुत्तम ले लो जो कहो, तो 1/2 इंटू अपन ने कॉमन निकाला हमने 1/2C1 इंटू C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट में क्या हो गया, यहाँ पर C1 प्लस C2 नहीं था और 1/2 दोनों में था, ये तो कॉमन निकल गया C1V1² प्लस C2V2² इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर। बाकी चीजें कॉमन निकल गई। अब इसको हम सरलीकृत कर लेते हैं, तो 1/2C1 प्लस C2, इसको C1 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा C1² V1² प्लस C1 C2 V2²। अब C2 से गुणा कर दें क्या हो जाएगा C1 C2 V1² प्लस C1 C2 का C2 से गुणा हुआ तो C2² V2² माइनस, अब इसका A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो A² C1² V1² माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब C1 V1² प्लस C1 V1² माइनस C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस C2 V2² ही कैंसिल हो गए और सब में हमें कॉमन दिख रहा है C1 इंटू C2, तो हम इसे बाहर निकाल देते, तो ये कॉमन निकाल दिया C1 C2 कॉमन आ गया, हमारे पास क्या होगा C1 C2 इंटू 2 C1 प्लस C2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो गया V2² प्लस V1² माइनस 2V1 इंटू V2। ध्यान से देखो तो ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है A² प्लस B² माइनस 2AB का, तो हम इसको नोट कर सकते हैं C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 और ये हो गया V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो किसी भी चालक की जो धारिता है, किसी भी चालक की धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो किसी भी चालक की धारिता C1 C2 क्या है एक धनात्मक राशि, इसलिए इसका गुणनफल भी धनात्मक होगा और योग भी धनात्मक हो गया। और अब दूसरा है V2 माइनस V1, V1 V2 से बड़ा हो या V2 V1 से बड़ा हो, जो भी ये V2 माइनस V1 धनात्मक आए या ऋणात्मक, किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक राशि का वर्ग सदैव एक
धनात्मक संख्या होती है, अर्थात v2 माइनस v1 का स्क्वायर एक धनात्मक संख्या होगी। और चूंकि u1 माइनस u2 अर्थात प्रारंभिक ऊर्जा, चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा ऋण संयोजन के पश्चात की ऊर्जा एक धनात्मक राशि है, अतः सिद्ध होता है कि चालकों को आपस में संयोजित करने पर, आवेशित चालकों को आपस में संयोजित करने पर ऊर्जा की हानि होती है। अतः लास्ट में हम लिख देंगे अतः सिद्ध है, अतः सिद्ध है, चूंकि एक लाइन और लिख देना, चूंकि u1 माइनस u2 अर्थात प्रारंभिक ऊर्जा व संयोजन के पश्चात ऊर्जा का अंतर एक धनात्मक राशि है, एक धनात्मक राशि है। अतः सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि संयोजन के पश्चात आवेशित चालकों को संयोजित करने पर ऊर्जा की हानि होती है। धन्यवाद।